guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, myself Akshita Sharma and I will be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट के बारे में। मैसेल्सन और स्टाल ने डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मोड को प्रूव किया था। इसके अलावा बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी कंजर्वेटिव मॉडल दिए थे लेकिन उन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया। वॉटसन और क्रिक इन दोनों ने भी डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मोड को सजेस्ट किया था लेकिन इनके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था, इसलिए इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। तो देखो इन्होंने मैसेल्सन और स्टाल ने इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया, इन्होंने नाइट्रोजन के दो आइसोटॉप लिए थे। आइसोटॉप का मीनिंग जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो। तो देखो नाइट्रोजन के दो आइसोटॉप लिए थे, एक N14 और एक N15। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और उनका एटॉमिक मास है, एक का तो है N14 और एक है N15 जो कि डिफरेंट है। तो N14 है वो नाइट्रोजन की कॉमन फॉर्म है। कॉमन फॉर्म मतलब यूजुअली जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे वो N14 फॉर्म में होंगे। जो डीएनए में नाइट्रोजन यूज़ होगा वो N14 के फॉर्म में यूज़ होगा, ठीक है। और जो N15 है वो हैवी फॉर्म है जो कि बहुत रेयर होती है। तो अब देखो इन्होंने इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ की कि N14 और 15 जो है इन दोनों टाइप्स को पहचानने के लिए कि डीएनए में N14 वाला नाइट्रोजन है या N15 वाला है, इसको पहचानने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस का यूज़ किया था जिसका नाम है डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, जिसमें उन्होंने सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ किया था। अब ये डेंसिटी का मीनिंग होता है घनत्व, उसको हम हिंदी में घनत्व बोलते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है वो भारी है या हल्की है, इसको डिफ़ाइन करता है डेंसिटी। तो इसको हम एग्जांपल की जैसे समझेंगे, जैसे कोई टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने कोई सॉल्यूशन भर लिया और उसके बाद में हमने उसमें एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। तो अब देखो वो या तो वो जो हमने ऑब्जेक्ट डाला वो या तो तैरेगी ऊपर की तरफ सरफेस पे, या तो तैरेगी या बीच में तैरेगी या नीचे डूब जाएगी, ठीक है। अगर वो जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो उसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है सॉल्यूशन से ज़्यादा है तो वो नीचे डूब जाएगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब वो भारी होगी तो नीचे डूब जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो सॉल्यूशन से कम है तो वो ऊपर सरफेस पर तैरने लगेगी। वो हल्की होगी तो तैरने लगेगी। फिर इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ ली थी जिसमें क्या किया, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भर लिया और उसमें दो टाइप के डीएनए डाल दिए। एक तो नॉर्मल टाइप था डीएनए को, नॉर्मल डीएनए फ्रेगमेंट जो कि N14 से युक्त था। दूसरा इन्होंने हैवी डीएनए फ्रेगमेंट डाला जो N15 से युक्त था। तो ये मैंने इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया है। फिर इन्होंने इन दोनों को, मतलब ये जो दोनों टाइप के डीएनए हैं, इस सॉल्यूशन में इस पूरे सॉल्यूशन को तेज़ी से हिलाया कुछ टाइम तक। इस कई दिनों तक इस घुमाने को ही सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इस टेस्ट ट्यूब को कई दिनों तक घुमाया, तेज़ी से घुमाया। तो इससे क्या होगा, जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो फर्दर और फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे, मतलब इनके और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद कुछ देर उसको रख देंगे। कुछ टाइम उसको रखने के बाद क्या होगा, जो हैवी वाला डीएनए था, डीएनए विद N15 जो हैवी था वो तो नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का था, जिनकी डेंसिटी कम थी, डेंसिटी किसकी कम थी, N14 वाले की, तो वो वाला डीएनए जो है वो सरफेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पे टू टाइप्स के बैंड्स हमें दिखेंगे, एक तो हैवी वाला और एक लाइट वाला बैंड। तो इस टाइप से हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, एक हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर N15 कल्चर भर दिया और उसमें इकोलाई को ग्रो कराया। तो इकोलाई को ग्रो कराने से इसमें क्या होगा कि इकोलाई के जो डीएनए है वो N15 कल्चर मीडियम होने की वजह से इसके जो डीएनए होंगे इकोलाई के वो भी N15 वाले हो जाएंगे। तो अब इसका हम फर्दर यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, N14 वाले कल्चर की एक टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर N14 कल्चर हो और उसमें इकोलाई जो N15 जो हमने यहाँ पे रेडी किया था वो इसके अंदर डाल दिया और उसको एक जनरेशन तक ग्रो होने के लिए 20 मिनट तक छोड़ दिया। तो क्या हुआ, इकोलाई जो है दो भागों में बढ़ जाती है, मतलब अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करती है।
फिर हमने इस इकोलाई के डीएनए को निकाल कर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो हमने देखा कि हमें एक बैंड मिला जो कि तल से थोड़ा सा ऊपर था सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इकोलाई के डीएनए की जो डेंसिटी है, ना तो वो N14 थी, ना वो N15 के बराबर थी, बल्कि इन दोनों के बीच की थी, जो हमें ये बताता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है, एक तो N15 वाला था और एक N14 वाला था। ठीक है, तो इस टाइप के डीएनए को हाइब्रिड डीएनए बोलते हैं। तो इसमें मैंने पहले घनत्व जब बताया था तब मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कि जो तल के नीचे बैठ जाता है, कौन बैठेगा तल के नीचे? जो हैवी होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों N15 नहीं है, इसलिए ये पूरा तल में नहीं बैठेगा। इसमें से एक N14 है, मतलब एक हल्का वाला नाइट्रोजन भी है, इसलिए वो तल से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे डीएनए को हमने शो करा है, जो हमने इकोलाई N15 डीएनए वाली हमने इकोलाई जो बनाई थी N15 वाले कल्चर से, उसका डीएनए ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड और N15 वाली ये इकोलाई का डीएनए। उसके बाद जब हमने उसको N14 वाले कल्चर में डाला, तो जब उसने रेप्लिकेशन किया इकोलाई ने, तो इसमें दोनों स्ट्रैंड अलग हुए और न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया। तो जो दोनों डीएनए हैं वो हाइब्रिड डीएनए बने। इस वजह से ये जब हाइब्रिड डीएनए बने तो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा था कि ये हाइब्रिड डीएनए है वो थोड़ा सा तल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड N15 नहीं है, तब हम पूरी तरीके से बोल नहीं सकते कि पूरा तल पे बैठा था, इसलिए तल से थोड़ा सा ऊपर होगा। उसके बाद में अपने एक्सपेरिमेंट को फर्दर प्रूव करने के लिए जो हमने इकोलाई यहाँ पे मिली, जो हाइब्रिड डीएनए वाली इकोलाई थी, उसको फिर से एक बार N14 वाले कल्चर पर उसने ग्रो कराया। जब ग्रो कराया तो ग्रो कराया 20 मिनट तक, क्योंकि हमें एक ही जनरेशन तक ग्रो कराना है, तो हमने फिर से टाइम 20 मिनट तक उसको वेट किया। तो क्या हुआ, इकोलाई फिर से 2 भागों में बटी और फिर क्या इसके डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो हमें इस बार 2 टाइप के बैंड प्राप्त हुए। एक तो नीचे हाइब्रिड डीएनए और दूसरा N14 वाला डीएनए। देखो बेसिकली डीएनए में क्या हुआ, अब ये जो हमने हाइब्रिड डीएनए वाला इकोलाई लिया था, ये उसका डीएनए रिप्रेजेंटेशन है कि उसकी एक स्ट्रैंड N14 वाली, एक स्ट्रैंड N15 वाली। तो जब उसको N14 वाले कल्चर पे ग्रो कराया तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए और नए स्ट्रैंड बने। तो उसमें एक तो जो स्ट्रैंड बना वो हाइब्रिड डीएनए का बना, दूसरा जो है N14 वाला डीएनए बना। इसलिए जो बैंड था सेंट्रीफ्यूगेशन में, एक तो नीचे बैठ गया क्योंकि वो हैवी बैंड था, और दूसरा क्योंकि N14 वाला था वो हल्का डीएनए था, इसलिए वो सरफेस पर आया। तो इस टाइप से हमें ये पता चलता है कि जो दोनों डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो एक तो पेरेंट से आता है और दूसरा जो होता है वो नया बनता है। तो इस टाइप से मेसेल्सन और स्टार्न ने अपने डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव किया। सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग ही यही है, हाफ कंजर्व, मतलब जैसे डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड हैं, इसमें से एक स्ट्रैंड है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा और कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब संरक्षित रहेगा, मतलब एक इन दोनों में से दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं उसमें से एक स्ट्रैंड अगली पीढ़ी में जाएगा और एक जो होगा वो नया बनेगा। यही सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग होता है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक को समझना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छा एक्सप्लेन करने की।